हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो में 12th आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10th कर रहे हैं, केंचुए की संरचना व कृषि में महत्व। इस वीडियो के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी बाय रुपिंदर बराड़ पर मिल जाएंगे। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो, केंचुए की संरचना व कृषि में महत्व। सबसे पहले केंचुए का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा, ये अपने को याद होना चाहिए। केंचुए का क्या वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेरेटिमा पोस्थुमा। सेकंड नंबर पर अपने बात करें इसकी अगर बाह्य संरचना की, तो बाह्य संरचना को अपने पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। वो डायग्राम आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी बाह्य संरचना से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो याद रखने में वो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहली बात, इसकी आकृति कैसी होती है, इसका परिमाण कैसा होता है व इसका रंग कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें आकृति की, तो ये लंबा, गोल, पतला, नलिकाकार होता है तथा द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित का मतलब है अगर आप इसको ऊपर से नीचे की ओर एक अक्ष में बीच में से काटे तो ये बराबर दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें इसकी परिमाण की, तो ये लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर मोटा होता है, मोटाई में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी रंग की, तो इसका रंग जो है वो ब्राउन होता है, भूरा रंग होता है। और उसमें भी इसकी जो पृष्ठ सतह है, पृष्ठ सतह कौन सी होती है, जैसे मान लो ये केंचुआ है अपना, तो इसकी जो ऊपर वाली सतह है ये पृष्ठ सतह कहलाती है। ये ध्यान रखना, आगे बहुत बार ये वर्ड यूज आएंगे। इसको पृष्ठ बोलते हैं। जो इसके नीचे सतह होगी ज़मीन की ओर, उसको अधर सतह बोलते हैं, वेंट्रल कहा जाता है। और जो साइडें होती हैं इसकी, ये वाली, इनको लेटरल या पार्श्व कहा जाता है। ऊपर वाली को पृष्ठ या डोर्सल, नीचे वाली को वेंट्रल, और ये साइडें जो होती हैं इसको लेटरल या पार्श्व कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो कलर है वो कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, जिसमें इसकी पृष्ठ सतह जो है, डोर्सल सरफेस जो है वो अधिक गहरी होती है, व अदर सतह जो है वो कम गहरी होती है, नीचे से कम गहरा भूरा होता है। अब ऊपर वाली जो सतह है वो अधिक गहरी किसके कारण होती है, तो इसका जो भूरा रंग है वो इसमें पाए जाने वाले एक विशेष वर्णक जिसका नाम है पोरफायरिन। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर के लिए ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से वर्णक के कारण केंचुए का रंग भूरा होता है, तो पोरफायरिन के कारण होता है। और ये पोरफायरिन सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से केंचुए की रक्षा करता है, ये भी ध्यान रखना। अब ये पोरफायरिन जो है ये केंचुए में निर्मित कैसे होता है, इसका बनता कैसे है ये, तो अपने जानते हैं कि केंचुआ जो है वो सड़ी गली चीज़ों का जो है उनको खाता है, सड़ी गली पत्तियों को। और सड़ी गली पत्तियों में जो पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, उसके विघटन हो जाने से इसके बॉडी के अंदर पोरफायरिन का निर्माण होता है। ये भी ध्यान रखना, केंचुए के अंदर जो पोरफायरिन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग भूरा होता है, उसका निर्माण किससे होता है, यानी उसका प्रारंभिक पदार्थ कौन है, उसका प्रारंभिक पदार्थ जो है वो पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है। अगर अपने बात करें इसके आवास की, तो अपने जानते हैं केंचुआ जो है वो नम मिट्टी में, गीली मिट्टी में रहता है। सेकंड जो पॉइंट है बाह्य संरचना में, वो है खंडी भवन, सिग्मेशन। खंडी भवन, केंचुए के अंदर वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, यानी इसके शरीर खंडों में बटा होता है, बाहर की ओर भी और आंतरिक रूप से भी। प्रत्येक अंग जो है वो निश्चित खंड में ही उपस्थित होते हैं, इसको कहा जाता है वास्तविक खंडी भवन। तो इसमें लगभग 100 से लेकर 120 खंड पाए जाते हैं इसके शरीर में। इसकी जो प्रथम खंड है, पहला जो खंड है, उसे कहा जाता है परिमुख, पेरिस्टोमियम। इंपॉर्टेंट, केंचुए का प्रथम खंड क्या कहलाता है, परिमुख या पेरिस्टोमियम कहलाता है। और इसी के अदर भाग में, वेंट्रल साइड की ओर, मुख पाया जाता है। इसी जो अपने बात करी अभी कि प्रथम खंड, इसको डायग्राम से भी बताएंगे अभी आपको, कि मुख के ऊपर जो परिमुख भाग है, यानी पहला जो खंड है परिमुख भाग, उससे एक प्रवर्ध निकल रहता है छोटा, जिसे कहा जाता है प्रोस्टोमियम। और ये प्रोस्टोमियम जो है ये प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। प्रकाश के प्रति संवेदी मतलब केंचुए को प्रकाश का और अंधेरे का ज्ञान करवाने वाली जो संरचना है उसके अंदर, वो कौन है, प्रोस्टोमियम है। ओके, नेक्स्ट। अब इसको आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने
का प्रयास करता हूँ, जितनी भी इसकी बाह्य संरचना से रिलेटेड है, फिर अपन उसको थ्योरी में देखेंगे। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि केंचुए का जो प्रथम खंड है वो क्या कहलाता है। केंचुए का जो प्रथम खंड है उसको अभी अपने नाम बताया था, पेरिस्टोमियम कहा जाता है। यानी ये जो खंड है इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं। और यहाँ से ये हो जाएगा। इस पेरिस्टोमियम से एक प्रवर्ध निकला रहता है, इस प्रवर्ध को कहा जाता है प्रोस्टोमियम। और इसी प्रवर्ध के नीचे ये अदर साइड है, वहाँ पर जो है ये मुख स्थित होता है, इसको ये लिखा हुआ है मुख कहते हैं। ओके, एक तो ये याद रखना है अपने कि इसकी बाह्य संरचना से रिलेटेड। सेकंड थिंग जो अपने को इससे रिलेटेड जो ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है कि प्रत्येक खंड जो है वो उसके बीच में अंतरपटीय, ये जो प्रत्येक खंड है, जैसे ये खंड हुआ और ये खंड हुआ, इसके बीच में ये पट स्थित होता है। ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं इनको अंतरखंडीय पट कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात ध्यान रखना कि ये अंतरखंडीय पट जो है ये पहले जो 4 खंड हैं उनमें नहीं पाए जाते, 9वें व 10वें खंड के मध्य नहीं पाए जाते, 14वें 15वें और 16वें खंड के मध्य नहीं पाए जाते। ये अंतरखंडीय पट बाकी सारे खंडों के बीच में स्थित होते हैं, लेकिन पहले 4 खंडों में नहीं पाए जाते ये। उसके अलावा 9वें और 10वें खंड के बीच में नहीं पाए जाते ये। और लास्ट में मैंने आपको बताया 14वें 15वें और 16वें खंड के बीच नहीं पाए जाते। ओके, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर अपने को ध्यान रखनी है वो है शूक या सीटी। अब ये शूक या सीटी क्या होते हैं, ये प्रथम खंड को छोड़कर, प्रथम खंड में नहीं पाए जाएंगे शूक या सीटी, अंतिम खंड में नहीं पाए जाएंगे, और एक जो बीच में 14वां 15वां और 16वां है उसमें नहीं पाए जाएंगे। बाकी हर एक खंड के अंदर 3-3 कतारें होती हैं, ये एस आकार के होते हैं, ऐसी शेप होती है इनकी, कुछ 3-3 कतारों में लगे होते हैं। हर एक खंड में इनकी संख्या होती है 80 से लेकर 120। और ये शूक या सीटी क्या करते हैं, केंचुए के गमन में सहायता करते हैं। फिर से सुनिए, शूक या सीटी क्या है, प्रथम खंड को छोड़कर, अंतिम खंड को छोड़कर और 14वें 15वें और 16वें खंड को छोड़कर हर एक खंड में 2 से 3 कतारों के अंदर 80 से 120 एस आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है शूक। ये बाल जैसे होते हैं, जैसे हेयर होते हैं अपने, शूक या सीटी कहा जाता है। और ये केंचुए के गमन में या केंचुए की गति में सहायक होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो अपने को ध्यान रखना है केंचुए की संरचना से रिलेटेड, वो ये बात ध्यान रखनी है कि केंचुए में 5वें और 6ठे खंड के बीच जो सेप्टा पाया जाता है, पट पाया जाता है, 6ठे और 7वें के बीच, 7वें और 8वें के बीच, 8वें और 9वें के बीच जो सेप्टा पाया जाता है, उसकी उस सेप्टा पर कुछ विशेष प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है शुक्र ग्राहिका रंध्र। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये नीचे वाली साइड यानी अदर में, साइडों में। तो वास्तविक स्थिति इनकी हो जाएगी अदर पार्श्व स्थिति में। फिर से सुनिए, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। इनका मतलब ये है कि 5वें और 6ठे खंड के बीच जो पट है, 6ठे और 7वें के बीच जो पट है, 7वें 8वें के बीच पट है, 8वें और 9वें खंड के बीच जो पट है, उसमें अदर पार्श्व सतह पर एक एक जोड़ी, तो टोटल कितने जोड़ी हुए, 4 जोड़ी रंध्र पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है शुक्र ग्राहिका रंध्र। और ये शुक्र ग्राहिका रंध्र केंचुए में जनन काल के दौरान शुक्राणुओं को ग्रहण करने का काम करते हैं। ये अपने थ्योरी में भी आप आगे पढ़ोगे आप, लेकिन आपको अभी डायग्राम्स में बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट अगला जो अपने को ध्यान रखना है इसकी संरचना से संबंधित, वो ये बात, इसका 14वां 15वां और 16वां खंड, मैंने आपको पहले बताया था, एक ये बात रह गई कि 9वें और 10वें खंड के बीच ये जो सेप्टा है वो प्रेजेंट नहीं होता। ओके, अंतरखंडीय पट नहीं पाया जाता। केंचुए का 14वां 15वां और 16वां पट, इनके बीच एक तो सेप्टा नहीं होते, ये खंड आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, थोड़े आकार में मोटाई होती है, इनके मोटे दिखाई देता है ये खंड जो है। इस भाग को 14वें 15वें और 16वें भाग को कहा जाता है क्लाइटेलम, प्रयानिका बोलते हैं इसको, या क्लाइटेलम कहा जाता है। और इस क्लाइटेलम का जो काम है वो, जब केंचुए का जनन काल आता है तो ये अंडों के चारों ओर कोकून का निर्माण करता है। ये अपने जब जनन तंत्र पढ़ेंगे इसका, वहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ आपको सिर्फ ये याद रखना है, केंचुए का 14वां 15वां और 16वां खंड मिलकर गहरे भूरे हो जाते हैं, थोड़ा मोटा हो जाता है ये भाग, जिसको क्या कहते हैं,
क्लाइटेलम कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रयानिका, और इसका काम है अंडों के चारों ओर कोकून का निर्माण करना जनन काल के दौरान। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस क्लाइटेलम के बेस पर केंचुए के शरीर को 3 भागों में बांट सकते हो आप। पहले से 13वां खंड जो है इसको पूर्व प्रयानिका क्षेत्र बोल सकते हो, प्री क्लाइटेलम बोल सकते हो आप। सेकंड 14वां 15वां 16वां इसको भी बताया, क्लाइटेलम क्षेत्र बोलते हैं इसको। और जो इसके बाद वाला भाग होगा यानी 17वें से लेकर 120 खंड तक उसको पश्च प्रयानिका क्षेत्र या पोस्ट क्लाइटेलर रीजन कहा जा सकता है। तो ये अपने को वैसे ही पता लग रहा है कि प्रयानिका से पहले जो है उसको प्री बोल देंगे, जो प्रयानिका वाला है उसको क्लाइटेलम क्षेत्र बोल देंगे, और जो पीछे वाला है उसको पोस्ट क्लाइटेलम रीजन बोल सकते हैं अपने। उसके बाद 14वें खंड में अदर सतह पर यानी नीचे की ओर बिल्कुल मध्य भाग में एक छिद्र पाया जाता है जिसको कहा जाता है मादा जनन छिद्र। आपसे पूछा जा सकता है केंचुए में मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है और उसकी स्थिति क्या है। तो मादा जनन छिद्र जो है वो कौन से खंड में पाया जाता है, 14वें में। कहाँ पाया जाता है, अदर सतह पर पाया जाता है, और अदर सतह पर भी कहाँ पाया जाता है, मध्य रेखा में यानी बीच में पाया जाता है, पार्श्वों में नहीं होता। और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ओके, उसके बाद फिर एक आपको वर्ड लिखा वो मिल रहा है, ये रहा पृष्ठरंध्र, डोर्सल पोर्स। पृष्ठरंध्र क्या होते हैं, ये पृष्ठरंध्र पहले 11 खंडों को छोड़कर, पहले 11 खंडों में ये उपस्थित नहीं होते, यानी पहला पृष्ठरंध्र जो है वो उपस्थित होता है 12वें और 13वें खंड के बीच जो अंतरखंडीय पट होता है। इसके बाद हरेक खंडों के बीच जो अंतरखंडीय पट है, चाहे 13वें से 14वां हो, 14वें से 15वां, 15वें से 16वां, 16वें से 17वां, बिल्कुल लास्ट तक अंतिम खंड तक ये एक एक सभी अंतरखंडीय पटों पर स्थित होता है। इन पृष्ठरंध्रों से एक विशेष प्रकार का देहगुह्य द्रव निकलता है, और ये देहगुह्य द्रव जो है ये केंचुए के शरीर को नम व चिकना बनाने का काम करता है। और वो नमी या चिकना बनाने का उसको फ़ायदा क्या होता है, एक तो श्वसन में सहायता मिलती है, आगे अपन डिस्कस करेंगे, और दूसरा वो अपने बिल में आसानी से जो है वो मूवमेंट कर सकता है, ये काम आता है ये देहगुह्य द्रव। पृष्ठरंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पहले 11 खंडों में नहीं पाए जाते, तो मीन्स पहला पृष्ठरंध्र जो है वो कहाँ पाया जाएगा, वो 12वें और 13वें खंड के बीच जो अंतरखंडीय पट है वहाँ पर उपस्थित होगा, और बाद में सभी अंतरखंडीय पटों पर ये एक एक बिल्कुल अदर, ये भी अदर, अच्छा नाम इसका पृष्ठ है लेकिन ये अदर सतह पर संख्या में बीच में एक एक उपस्थित होंगे। ओके, नेक्स्ट। अब बात करें नर जनन छिद्र की, तो केंचुए में नर जनन छिद्र जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। केंचुए में नर जनन छिद्र की संख्या 1 जोड़ी होती है, मतलब 2 होती हैं। मादा जनन छिद्र की संख्या कितनी थी, सिर्फ 1 थी, इनकी संख्या 1 जोड़ी है, मीन्स कितने हैं, 2 हैं। कौन से खंड में पाए जाते हैं, तो ये देखिए ये कौन सा खंड है, 18वें खंड में। ये तो दिखेगी आपको, मध्य में तो नहीं है, तो ये पार्श्व में है, और कहाँ पार्श्व में है, अदर पार्श्व में। इनकी स्थिति भी क्या होती है, अदर पार्श्व में 1 जोड़ी नर जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद एक और छिद्र पाए जाते हैं केंचुए में जिनको कहा जाता है जेनाइटल पोर या जननिक छिद्र कहा जाता है। ये 2 जोड़ी होते हैं, कितने होते हैं, 2 जोड़ी। और 2 जोड़ी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो 17वें खंड में अदर पार्श्व पर पाए जाते हैं, और दूसरे वाले जो हैं ये 19वें खंड में 1 जोड़ी अदर पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है जननिक छिद्रों का, जननिक छिद्र जब केंचुआ कॉपुलेशन करता है, मैथुन करता है, यानी 2 केंचुए आपस में जनन की क्रिया करते हैं, तो उस समय ये दोनों केंचुओं को आपस में चिपकने में सहायता करते हैं। इनसे निकला हुआ जो स्त्राव है जननिक छिद्रों से, वो केंचुओं को आपस में होल्ड करने का, चिपकने का जो है वो उसमें सहायता करते हैं। तो ये ध्यान रखना इन छिद्रों के बारे में, जितनी भी बातें आपको बताई गई है, बस यही इसकी संरचना में मेन बातें थी जो अपने को बाह्य संरचना में ध्यान रखनी थी। ओके, अब आगे आपने इसको थ्योरी के अंदर देखते हैं, जो बातें आपको बताई गई है उनको देखिए। सबसे पहला, प्रथम, अंतिम व क्लाइटेलम भाग को छोड़कर मैंने आपको बताया था हर एक खंड में 80 से 120, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, 2 से 3 कतारों के अंदर, और एस आकार के होते हैं। 80 से 120 होते हैं एक खंड के अंदर, और इनका काम होता है केंचुए के गमन में सहायता करना। ये यहाँ से लाइन आप ऐड कर सकते हो।
इसका अंतिम खंड जो है केंचुए का, उसको कहा जाता है गुदा खंड। अंतिम खंड कोई भी हो सकता है, 110 नंबर वाला हो सकता है, 120 वाला हो सकता है, उसे गुदा खंड या पाइजीडियम कहलाता है वो खंड। प्रथम खंड को बताया था, क्या कहा था, पेरिस्टोमियम, और अंतिम खंड क्या कहलाता है, पाइजीडियम। कि खंडों के मध्य जो है वो अंतरखंडीय पट पाए जाते हैं, ये बता दिया, जिसमें पहले 4 में नहीं होंगे, 9वें और 10वें खंड के मध्य नहीं होगा, और 14वें, 15वें और 16वें खंड में नहीं होता, क्योंकि वो भाग मिलकर क्लाइटेलम भाग का निर्माण करता है। ओके, अब आगे आएगी अपना पॉइंट जो है क्लाइटेलम या प्रयानिका। 14वां, 15वां और 16वां खंड मिलकर गहरे रंग के दिखाई देते हैं। इसमें ग्रंथिल कोशिकाओं की अधिकता होती है, और यही ग्रंथिल कोशिकाओं का स्त्राव जो है वो अंडे के चारों ओर कोकून का निर्माण करता है। तो जनन काल के दौरान अंडों के चारों ओर कोकून का निर्माण करती है। तो दो चीज़ें आई, क्लाइटेलम भाग कौन सा होता है, 14वां, 15वां, 16वां खंड, काम क्या है, ब्रीडिंग पीरियड के अंदर अंडे के चारों ओर कोकून का निर्माण करना। अब जितने भी आपको छिद्र बताए थे उनको एक एक करके बता देते हैं आपको, बाह्य जितने भी छिद्र थे। सबसे पहला आपने बताया था शुक्रग्राही का छिद्र, शुक्राणुओं को ग्रहण करने वाला। तो ये कहाँ था, 5वें, छठे, 7वें, 7वें, 8वें, 8वें, 9वें खंडों के बीच अदर पार्श्व सतह स्थिति जरूर ध्यान रखना। लगभग सारे छिद्र जो है वो आपको अदर पार्श्व बनेंगे। सिर्फ मादा जनन छिद्र जो है वो पाया जाता है कहाँ पर, अदर भाग में, मध्य में। सेकंड, नर जनन छिद्र, ये कहाँ था, 18वें खंड की अदर पार्श्व सतह पर, संख्या कितनी थी, 1 जोड़ी। मादा जनन छिद्र 14वें खंड में मध्य अदर भाग में स्थित होता है। उसके बाद लास्ट में जेनाइटल पोर बताए थे, जनिक छिद्र बताए थे। जनिक छिद्र कितने थे, 2 जोड़ी थे। एक था 17वें खंड में, दूसरा था 19वें खंड में। कहाँ थे, अदर पार्श्व सतह पर। काम क्या था, मैथुन के समय दोनों केंचुओं को आपस में चिपकने में सहायता करते हैं। और फिर बताया था डोर्सल पोर या पृष्ठ छिद्र प्रथम 11 को छोड़कर और एक अंतिम खंड को छोड़कर। तो हर एक जो अंतरखंडीय पट है, 12वां, 13वां, 13वें से 14वां, 14वें से 15वां, हर एक में एक छिद्र प्रेजेंट होता है अदर भाग में, बीच में, और इससे एक दूधिया जो द्रव निकलता है, और ये दूधिया द्रव केंचुए के शरीर को चिकना बनाए रखने में सहायता करता है। अगर आप इन छिद्रों पर एल्कोहल की कुछ बूंदें डाल दोगे, तो एल्कोहल की बूंदें डालने के कारण ये जो दूधिया द्रव है वो ज़्यादा मात्रा में फुहारों के रूप में इसके शरीर से जो है वो बाहर निकलने लगता है। इसके अलावा और भी छिद्र होते हैं, वृक्करंध्र बोलते हैं, वो अपने उत्सर्जन तंत्र के अंदर उनको देख लेंगे। तो यहाँ ये बाह्य संरचना से रिलेटेड जितनी भी बातें थी अभी तक बताई गई, ये आपको अच्छी तरह से यहाँ से याद होनी चाहिए। मेनली मैं फिर कह रहा हूँ, जो छिद्र हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई जन छिद्र या कोई दूसरे प्रकार का छिद्र पूछ लिया जाता है कि कौन से खंड में ये उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना में आज अपने 3 तरह के इसमें तंत्र देखेंगे, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। बाकी जो तंत्रिका तंत्र है, जनन तंत्र है और पाचन तंत्र, उसकी क्रियाविधि ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें, ये बड़ा सिंपल सा है, कोई डायग्राम वगैरह नहीं है अपने बनाना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई है। सिर्फ पाचन तंत्र अपने RBSc जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें डिटेल में दिया हुआ है, तो सिर्फ उसको अपन डिटेल में पढ़ना है, बाकी थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र केंचुए में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो फिर अपने बात आती है दिमाग में कि ये श्वसन कैसे करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो डोर्सल पोर थे, जो इसकी त्वचा को दूध या द्रव नम बनाने का काम करता था, वही नम त्वचा इसके श्वसन में सहायता करती है। उसी त्वचा के द्वारा ये O2 को ग्रहण करता है, और वो O2 देहगुह्य द्रव में घुलकर जो सेल्स द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और CO2 को भी इसी त्वचा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, अब क्योंकि अपने मानव की बात करें तो श्वसन वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन सभी जो O2 है उसको ले जाने का काम करता है कोशिकाओं के पास, और वहाँ से CO2 को लाने का काम भी हीमोग्लोबिन करता है। इसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन खास बात हीमोग्लोबिन की ये है कि ये हीमोग्लोबिन RBC के पास नहीं होता, ये हीमोग्लोबिन रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। और कैसी अवस्था में पाया जाता है, घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। RBC केंचुए के अंदर उपस्थिति नहीं होती, क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब इसकी अगर बात करें रक्त के रंग की, वो आगे परिसंचरण तंत्र में भी आ जाएगा कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण केंचुए के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। लेकिन हीमोग्लोबिन की विशेषता ये है कि ये RBC में नहीं पाया जाता, क्योंकि RBC तो होती नहीं,
तो ये कहाँ पाया जाता है, ये रुधिर की प्लाज्मा में पाया जाता है और घुली हुई अवस्था के अंदर देखने को मिलता है। तो ये इतनी बातें हैं जो अपने को श्वसन तंत्र के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपने बात करें सेकंड नंबर की, परिसंचरण तंत्र की। केंचुए में परिसंचरण तंत्र जो है वो बंद प्रकार का पाया जाता है। बंद प्रकार का मतलब इसमें रक्त जो है वो वाहिनियों के अंदर बहता है। इसके रक्त में आरबीसी अनुपस्थित होती है, लेकिन रक्त का रंग फिर भी लाल होता है। क्यों, अभी बताया, क्योंकि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन गुलित अवस्था में पाया जाता है। केंचुए के शरीर में 2 प्रकार के हार्ट्स पाए जाते हैं, 2 प्रकार के हृदय पाए जाते हैं। हृदयों की संख्या पूछ ली जाए तो होती है कुल 4 जोड़ी। कितनी होती है, 4 जोड़ी, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब 2 प्रकार के हृदय कौन से हैं, पहले है पार्श्व हृदय और दूसरे है पार्श्व ग्रसिका हृदय। ये इनके नाम हैं हार्ट्स के। पार्श्व हृदय जो है ये 7वें खंड में पाए जाते हैं और 9वें खंड में पाए जाते हैं, और कितने होते हैं, 1-1 जोड़ी होते हैं। पार्श्व ग्रसिका हृदय ये 12वें खंड में पाए जाते हैं, 13वें खंड में पाए जाते हैं, और संख्या कितनी होती है, 1-1 जोड़ी। तो केंचुए के जो हृदय हैं वो 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में 1-1 जोड़ी पाए जाते हैं, जिसमें से 7वें और 9वें खंड के जो है वो पार्श्व हृदय कहलाते हैं, और 12वें और 13वें खंड के जो 1-1 जोड़ी हृदय हैं उनको पार्श्व ग्रसिका हृदय कहा जाता है। ओके। तीसरे प्रकार का जो तंत्र है इसमें वो है उत्सर्जन तंत्र। देखिए उत्सर्जन क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और उत्सर्जन के लिए जो तंत्र पाया जाता है उसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। केंचुए में उत्सर्जन जो है वो विशेष प्रकार की सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा होता है, और उन सूक्ष्म नलिकाओं को कहा जाता है नेफ्रीडिया या वृक्क। नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं इसमें सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में, तो इसके तंत्र को भी नाम दिया गया नेफ्रीडियल तंत्र। क्या कहा जाता है, नेफ्रीडियल तंत्र। केंचुए का उत्सर्जन तंत्र नेफ्रीडियल तंत्र कहलाता है, क्योंकि इसमें नेफ्रीडिया जो हैं वो उत्सर्जन करने वाली सूक्ष्म नलिकाओं का समूह होती हैं, जो प्रथम 2 खंडों को छोड़कर, यानी प्रथम 2 खंडों में ये संरचनाएं नहीं पाई जाएंगी, उनको छोड़कर शरीर के सभी जो खंड हैं इसके, उनमें इससे रिलेटेड, नेफ्रीडिया से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब ये नेफ्रीडिया जो हैं ये शरीर में खुलने के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। शरीर में खुलने के आधार पर मतलब ये है कि ये शरीर से सीधा बाहर खुलती हैं या शरीर के अंदर ही खुलती हैं। इसके आधार पर ये नेफ्रीडिया 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है बहिर्मुखी, एक्सोनेफ्रिक बोलते हैं, और सेकंड जो है वो है अंतर्मुखी या एंटेरोनेफ्रिक बोलते हैं। बहिर्मुखी का मतलब है शरीर से बाहर, यानी इसके जो पोर्स हैं वो सीधे शरीर से बाहर खुलेंगे तो उसको बहिर्मुखी कहा जाता है, और इसमें एग्जाम्पल हैं अद्यावरणी वृक्क या अद्यावरणी नेफ्रीडिया। देखिए केंचुए में 3 प्रकार के नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, अद्यावरणी, ग्रसनी और पटीय। इनके बारे में अपने डिटेल नहीं है तो अपने को डिटेल में पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ ये नाम भी जो लिखे हुए नहीं है आपकी बुक में, तो ये फिर भी मैंने बताए हैं, अलग इंप्रेशन पड़ता है अगर आप पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो करके आओगे उसके लिए। तो केंचुए के शरीर में नेफ्रीडिया के खुलने के आधार पर 2 प्रकार के हैं नेफ्रीडिया, एक है बहिर्मुखी और दूसरा है अंतर्मुखी। बहिर्मुखी वो है जो शरीर से बाहर खुलते हैं, अंतर्मुखी जो है वो है आहार नाल में खुलते हैं, इसलिए इनको अंतर्मुखी कहा गया। तो बहिर्मुखी में एग्जाम्पल आ जाएगा अद्यावरणी वृक्क, और अद्यावरणी वृक्क के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रथम 2 खंडों में नहीं पाए जाते। इसके अलावा ये आप नोट कर सकते हो करना चाहो तो जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अद्यावरणी वृक्क प्रथम 2 खंडों को छोड़कर बाकी सभी खंडों में पाए जाते हैं। हर एक खंड में इनकी संख्या जो है अद्यावरणी वृक्क की वो 200 से लेकर 250 होती है, लेकिन खास बात जो क्लाइटेलम भाग होता है यानी 14वां, 15वां और 16वां खंड, उनमें इनकी संख्या 2000 से 2500 तक होती है। तो एक जंगल सा बन जाता है वहाँ पर इनका, तो उसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया या वृक्कों का जंगल कहा जाता है। तो अद्यावरणी वृक्कों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है, क्लाइटेलम भाग में होती है। ठीक है। अंतर्मुखी में बताया आहारनाल में खुलने वाले, तो इसमें 2 तरह के हैं, ग्रसनी वृक्क और पटीय वृक्क। अब अगर बात करें ग्रसनी वृक्क की, तो ये चौथे, 5वें और 6ठे खंड में ग्रसनी और ग्रसिका के दोनों और समूह में स्थित होते हैं। ये बात नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे कोई जरूरी नहीं आपके लिए ये। और लास्ट जो होते हैं पटीय वृक्क, तो पटीय पट यानी नाम से ही पता लग रहा है, सेप्टा जो होते हैं अंतर पटीय खंड जो थे, खंड पट थे, अंतर खंडीय पट जो थे वहाँ पर स्थित होंगे, और ये 15वें खंड के बाद स्थित होते हैं।
यानी पहले वाले 14 खंडों में नहीं पाए जाते, तो 15वें खंड के बाद प्रत्येक पट के दोनों और दो दो पंक्तियों में ये उपस्थित होते हैं। तो ये बातें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए, जो सिंपल लिखा हुआ है जितना, ये इतना ही अपने सिलेबस में और इतना ही आपको पढ़ना है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑब्वियसली आपने कर ही लिया होगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो के नोट्स चाहिए आपको तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर बायोलॉजी बाय ऋषिकेंद्र बराड़ सर्च से कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वो लिंक से वैसे ओपन शायद ना हो टेलीग्राम, लेकिन ट्राई कर लेना, नहीं तो आप टेलीग्राम पर बायोलॉजी बाय ऋषिकेंद्र बराड़ लिखोगे तो वहाँ से आपको वो आ जाएगा, अपना जो लोगो है वो लगा हुआ वहाँ मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।